हेलो दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं जुआ घर का पार्ट 3। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कहानी को। अगले दिन 11 बजे जगमोहन की आंख खुली। वो उठ बैठा। तभी उसकी निगाह कुर्सी पर बैठे विजय पर पड़ी। उसने आंखें बंद कर रखी थी। जगमोहन ने गहरी सांस ली। विजय ने आंखें खोली, उसे देखा। माला कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। कमाल है, विजय कमीनेपन से मुस्कुराया। सोए उठते ही माला याद आ गई। मुझे चाय कॉफी चाहिए। तभी माला ने भीतर प्रवेश किया। ओ, उठ गए जगमोहन, माला ने कहा और पास आ बैठी। जगमोहन का हाथ पकड़ लिया। जगमोहन मुस्कुराया। रात नींद कैसी आई? अच्छी, जगमोहन ने प्यार से कहा। तुम्हारा चेहरा अभी तक सूजा हुआ है, माला उसके चेहरे को देखते बोली। ठीक हो जाएगा, इसे चाय कॉफी बना दे, विजय ने कहा। नहीं तो सूख जाएगा बेचारा। मैं अभी बना कर लाती हूँ, कहने के साथ ही माला उठी और बाहर निकल गई। जगमोहन ने विजय को देखते कहा, तुम मेरी पहरेदारी कर रहे हो? टाइम बिता रहा हूं, विजय मुस्कुराया। रात तो बरसाती होती रही, जरा भी नहीं रुकी। कमाल हो गया, आज बहुत ठंडा है बाहर। टोपी पहनकर ही बाहर निकलना, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और तकिए से टेक लगा ली। बंधु ने बताया कि तुम हमारे लिए डकैती करने वाले हो। कल शाम में बाहर हो रही बरसात को ही देखता रहा, बातें नहीं सुन सका। माला को पाने के लिए तुम डकैती कर रहे हो ना? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। माला अच्छी है, उसका भाई उससे बिल्कुल उलट है। तुम्हारा चुनाव अच्छा है। जगमोहन चुप रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, डकैती हो जाएगी? हाँ, सुना है न्यू ईयर की रात कसिनो के स्ट्रांग रूम में 50-60 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। पता नहीं, तुम्हें पता करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां सिर्फ 2 करोड़ ही मिले। कुछ प्लान सोचा है तुमने? पूरी तरह नहीं, जगमोहन बोला। तुम्हें सोच लेना चाहिए कि सब कुछ कैसे करना है। मैं चाहता हूं तुम यह काम पूरा कर दो। यह तो न्यू ईयर की रात को ही पूरा होगा। आज 20 तारीख है, पूरे 11 दिन बाकी हैं। विजय ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें मालूम है अगर तुम कामयाब हो गए तो मुझे 5 करोड़ मिलेंगे। यह बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए। मैं कोई बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस करना आता है तुम्हें? एकाएक जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। सीख जाऊंगा, सीखने से ही सब कुछ आता है। कभी मैंने गोली चलाना भी सीखा था, बहुत आसान। बंदू कहाँ है? कोई नहीं है इधर। बंधु पदम सिंह गोरखा कसिनो के मैनेजर के घर वार का पता लगाने गए हैं। कब गए? जगमोहन ने पूछा। घंटा भर हो गया। तभी माला कप में उसके लिए कॉफी ले आई। जगमोहन ने प्याला थामा और घूंट भरा। माला उसके पास ही बैठ गई और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। जगमोहन की बाह पर अपना हाथ रख दिया था। तभी विजय क्या उठा। बंधु ठीक कहता है कि 3 दिन में ही तुम दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान कैसे चढ़ गया? माला ने गुस्से भरी निगाहों से विजय को देखा। तुम जाओ यहां से, माला ने कहा। मुझे इसकी पहरेदारी करनी है, बंधु ने कहा। हम छत फाड़कर भाग नहीं जाएंगे। माला ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। हमें कुछ बातें करनी है। बातें? विजय कमीने अंदाज में दांत फाड़कर हंसा। लैला मजनू की बातें मेरे सामने कर लो, मैं भी सीख जाऊंगा। जगमोहन कॉफी का घूंट भरकर शांत अंदाज में बोला। मैं तुम लोगों को माला की वजह से बर्दाश्त करना हूं, वरना तुम लोग तो मेरे लिए चंद मिनटों का खेल हो। स्वर में कठोरता आ गई। कोई तमाशा खड़ा करने से पहले सोच लेना कि मैंने इनकार किया तो डकैती नहीं हो पाएगी। फिर माला तुम्हें कैसे मिलेगी? विजय हंसा। वो भी मिल जाएगी। जगमोहन के दांत बिछ गए। विजय ने जगमोहन को देखा, फिर कुर्सी से उठता हुआ बोला। मैं कोई पंगा खड़ा नहीं करना चाहता इस मौके पर। बाहर जा रहा हूं, दरवाजा बंद मत करना, बातें जल्दी खत्म करना। माला को पाना है, शादी करनी है, इससे तो सब कुछ भूल भाल कर डकैती के बारे में सोचो, तभी कुछ बात बनेगी। सलाह मत दो। जगमोहन ने उसे घूरा। काम मैंने करना है कि तुमने? जो भी करो, पर यह डकैती हो जानी चाहिए। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। विजय बाहर निकल गया। उसके जाते ही माला धीमे स्वर में कह उठी। मैंने कुछ सोचा है जगमोहन, मेरी बात मानोगे? क्या? कल तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था, परंतु आज कहती हूँ भाग जाते हैं यहाँ से। तुम्हारे हिंदुस्तान चले जाएंगे और भागने की कोई जरूरत नहीं। जगमोहन ने मुस्कुराकर प्यार से कहा। तुम्हें पाने के लिए मुझे छोटा सा काम करने को ही तो कहा जा रहा है। कोई बड़ा काम भी होता तो वो भी मैं करता। अब मैं कसिनो का पैसा लूटने को तैयार हूँ। बंधु बहुत कमीना है, उसका कोई भरोसा नहीं कि बाद में वो हमारी शादी से पीछे हट जाए। ऐसा नहीं होगा। वो कुछ भी कर सकता है जगमोहन। उस राक्षस से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। वो माला, जगमोहन ने कॉफी का आखिरी घूंट भरते हुए प्याला एक तरफ रखा। यह पहली और आखिरी बार है कि तुम्हारे भाई की बात मान रहा हूं कि सारा मामला आराम से निपट जाए, परंतु ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा भाई बाद में अपनी बात से पीछे हटा तो मैं भी सख्ती पर उतर आऊंगा। मान लो जगमोहन, भाग चलते हैं। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई मेरे लिए समस्या नहीं है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं उसे सहन कर रहा हूं।
माला ने जगमोहन का हाथ पकड़ लिया। वादा करो कि अगर बाद में बंधु ने कोई पंगा खड़ा किया तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, माला भीगे स्वर में बोली। वादा, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी मुझे जाने क्यों डर लगता है कि हम कभी मिल नहीं पाएंगे। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, जगमोहन ने उसका गाल थपथपा कर कहा। माला की आंखें डबडबा उठी। मेरे कारण तुम किस बुरे भंवर में फंस गए। माला की आंखों से आंसू बह निकले। अपने जगमोहन पर भरोसा रख, हम अपना घर बसाएंगे माला, प्यारा सा घर। जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। यह सब थोड़े से वक्त की बात है, कुछ ही दिनों में यह वक्त भी निकल जाएगा। मैं 2-3 घंटों में जाऊंगा। कहाँ? अपने कमरे पर। वहां से कपड़े पहनकर कसीनो जाना है, कल नहीं पहुंच सका अपनी ड्यूटी पर। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ जगमोहन, बंधु से मुझे डर लगने लगा है। माला तड़प कर कह उठी। मैं बात करूंगा उससे, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जगमोहन ने कहा। पर वो तो है नहीं, बाहर गया है, माला ने कहा। आ जाएगा, अपने भाई की तरफ से निश्चिंत रहो, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसे अपनी बहन की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए, कसीनो में डकैती चाहिए। तुम फिर कब आओगे? कल। मैं हर रोज आऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मेरा भी यही हाल है जगमोहन। माला की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे जाने क्या हो गया है। जगमोहन नहा धोकर तैयार हुआ। वही कपड़े उसने पहन लिए। सर्दी आज कड़ाके की थी, बाहर कोहरा भी छाया हुआ था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। दाईं तरफ के गाल पर हल्की सी सूजन बाकी थी, गाल भी कुछ भारी भारी सा लग रहा था और कभी कभार दर्द भरी टीस उठ जाती थी। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता उभरी हुई थी। माला किचन में थी और उसके लिए खाना बना रही थी। दोपहर का 1 बज गया था। विजय जगमोहन के पास पहुंचकर बोला। बन ठन के कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे जाना है। नहीं जा सकते, मेरा काम तुम पर नजर रखने का है। जब तक बंधु नहीं आता तुम यहीं रहोगे, उसके बाद वो जाने। मेरा जाना जरूरी है। मैं कल भी कसिनो की ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो डकैती कैसे होगी? विजय ने सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। मेरा जाना बहुत जरूरी है, जगमोहन बोला। बंधु के आने तक तुम यहीं रहोगे, विजय ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे बंधु की बात हर हाल में माननी है, नहीं तो वो मुझे डकैती के पैसे में से 5 करोड़ नहीं देगा। अगर मुझे यहीं बिठाए रखोगे तो डकैती कैसे होगी? जगमोहन झल्ला उठा। विजय ने कुछ नहीं कहा। बंधु कब लौटेगा? जगमोहन ने पूछा। मुझे क्या पता, लेकिन उससे मोबाइल पर बात हो जाएगी, विजय ने सोच भरे स्वर में कहा। तो बात करो, जल्दी क्या है? तुम खाना खाओ, माला दिलो जान से तुम्हारी सेवा पर लगी है। इतना ख्याल तो उसने कभी अपने भाई का भी नहीं रखा, क्या कर विजय कमीने ढंग से हंसा। हो सकता है तुम्हारी सेवा सत्कार के दौरान ही बंधु लौटाए। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने खाना खाया। माला ने इतनी सर्दी में उसे गर्मा गर्म रोटियां उतार कर दी। आज उसने मेथी आलू की सब्जी और चावल कड़ी बनाए थे। वो खाना खाकर जगमोहन को असीम शांति मिली थी। खाना कैसा लगा? माला ने पास आकर प्यार से पूछा। बहुत अच्छा, लगता है जैसे वर्षों बाद अच्छा खाना खाया हो। जगमोहन ने माला का हाथ पकड़ा। माला के चेहरे पर शर्म सी दौड़ गई। शादी के बाद तुम्हें इससे भी बढ़िया खाना खिलाऊंगी, बहुत सेवा करूंगी तुम्हारी। तुम कितनी अच्छी हो माला, जगमोहन मुस्कुराया। तुम भी तो अच्छे हो। तुम्हें पाने के बदले एक छोटी सी डकैती करने जैसा काम कोई बुरा सौदा नहीं है। माला एकाएक भड़क उठी। चाहती हूँ बंधु की टांग टूट जाए, वो पहाड़ से नीचे गिर जाए, घर ही वापस ना लौटे। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा मत करो। बंधु हमारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, भगवान करे ऐसा ही हो। माला ने लंबी सांस ली। तुम भी खाना खा लो, बना लिया है, तुम्हारे पास बैठकर ही खाऊंगी। तुमसे दूर जाने को दिल नहीं करता जगमोहन। तभी विजय वहां आ पहुंचा। किसके पहाड़ से गिरने की बात हो रही है? विजय बोला। मैंने सुना है अभी। तो तुम हमारी बातें सुन रहे हो? माला गुस्से से कह उठी। कान में पड़ गई टांग टूटने और पहाड़ से गिरने की बात। विजय बेशर्मी से हंसा। माला खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगी। मुझे भी खाने को कुछ दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं, विजय ने कहा। किचन से ले लो, माला ने नफरत भरे स्वर में कहा। विजय किचन की तरफ बढ़ा तो जगमोहन बोला। बंधु को फोन करो। कितने बजे की ड्यूटी है तुम्हारी कसिनो में? विजय ने ठिठक कर पूछा। 5 बजे की। वक्त है अभी, पेट भर लूं, उसके बाद बंधु को फोन करूंगा। कहते हुए विजय किचन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने माला का हाथ थाम लिया। कल आओगे ना? माला ने भीगे स्वर में पूछा। जरूर आऊंगा, जगमोहन मुस्कुराया। अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, माला बोली। मैं तो कहती हूँ कि भाग जाते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पूरी तरह, अपने से भी ज्यादा। तो सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, सब कुछ इसी तरह ठीक हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बंधु के बारे में सोचकर मैं घबरा जाती हूँ, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है जगमोहन। तभी विजय थाल थामे किचन से बाहर निकलता हंस कर कह उठा। मेथी आलू और कड़ी तूने बहुत अच्छी बनाई है, ऐसी पहले तो कभी नहीं बनाई। जगमोहन और माला ने उसे देखा पर कहा कुछ नहीं। कुछ दूर कुर्सी पर बैठकर वो खाना खाने लगा। उसी पल बाहर कार रुकने की आवाज आई।
लो बंधु आ गया लगता है। माला के होठ से निकला और वो जगमोहन के पास से उठ गई। आ गया? खाना खाते विजय बोला। फिर देखते ही देखते बंधु, गोरखा और पदम सिंह ने भीतर प्रवेश किया। बंधु ने पल भर के लिए ठिठक कर कमरे का माहौल देखा, फिर आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन की निगाह बंधु पर ही थी। सब ठीक है? खाना खाते विजय बोला। खाना बढ़िया बना है। बंधु ने जगमोहन को देखते हुए कहा। कैसीनो के मैनेजर बाज बहादुर के परिवार के बारे में मालूम करने गया था। क्या पता किया? उसके 2 बेटे हैं, एक 21 साल का है और दिल्ली के किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, दूसरा 17 साल का है और इधर ही काठमांडू में स्कूल में पढ़ता है। बंधु ने कष्ट लेते हुए कहा। वो सुबह 7:30 बजे स्कूल जाता है। स्कूल उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का पैदल रास्ता है। वो पैदल ही जाता है। 8 बजे उसका स्कूल लगता है और 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। उसके बाद वो पैदल ही घर लौटता है। तुम जगमोहन को इन कामों में क्यों घसीट रहे हो? माला गुस्से से कह उठी। चुप कर हरामजादी, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। बंधु माला को देखकर गुर्रा उठा। तुम बीच में मत बोलो माला, जगमोहन ने कहा। इन बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं। बेबस सी माला ने होठ खींच लिए। तुम्हें उसके बेटे को उठा लाना होगा, जगमोहन ने कहा। मैं करूं ये काम? बंधु ने जगमोहन को देखा। तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम लोगों के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसीनो में डकैती करनी है तो तुम लोगों को मेरा साथ देना ही होगा। जो मैं कहूं वो करते जाओ। ठीक है, बाज बहादुर के बेटे को उठा लेंगे, उसके बाद मैं बताता रहूंगा। तुम ये काम करो, उधर बाज बहादुर के पास मैं रहूंगा और ताजा हालातों की जानकारी मिलती रहेगी। उसी को सामने रखकर मैं आगे का कोई प्लान बनाऊंगा। उसके बेटे को उठा लिया तो वो हमारी मुट्ठी में होगा। ये इतना आसान नहीं है। बाज बहादुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये काम तभी हो सकता है जब वो हार को महसूस करने लगे। ये तभी होगा जब उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिलेगी। तुमने उसके बेटे को उठाकर यहाँ पर लाकर रख लेना है और खुद भी यहीं रहना। बिना जरूरत के बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इस बात की पूरी कोशिश करना कि कोई तुम लोगों को पहचान ना सके उसके बेटे को उठाते हुए, जगमोहन ने कहा। यह कैसे होगा? बंधु बोला। कोई तो हमें देखेगा ही। चेहरे ढक लेना। बंदर के मुंह वाली टोपियां इस मौसम में बाजारों में आम मिलती है। उससे अपना चेहरा इस तरह ढांप लेना कि सिर्फ आंखें ही दिखे। इस काम को अंजाम देते हुए ऐसे कपड़े पहनना जो तुम लोगों ने पहले ना पहने और जिन्हें बाद में भी नहीं पहनना है। पुलिस कपड़ों से भी पहचान कर लेती है। ये ठीक कह रहा है, पदम सिंह बोला। बाद में वो कपड़े खाई में फेंक देना या किसी सुनसान जगह पर उन्हें जला देना। ठीक है, बंधु ने सिर हिलाया। ये काम करके मुझे खबर कर देना। कब होगा ये काम? जगमोहन ने पूछा। कल करेंगे। परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वापस कैसीनो में अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। मैं उधर नहीं रहूंगा तो काम कैसे होगा? तो तुम कोई चालाकी करने की कोशिश में हो, बंधु खतरनाक स्वर में कह उठा। जगमोहन कोई चालाकी नहीं कर रहा, माला जल्दी से कह उठी। मैं तुम्हारे साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं बंधु, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। कैसीनो में डकैती करनी है तो मुझे छोड़ना होगा तुम्हें। मुझे वहां रहकर काम करना होगा। ठंडे दिमाग से सोचो कि हमें यह भी पता चलते रहना चाहिए कि बेटे के गायब हो जाने के बाद बाज बहादुर क्या क्या कोशिशें कर रहा है उसे तलाशने की। हमारे पास हर बात की खबर होनी चाहिए, तभी तो मैं अगला कदम सोच सकूंगा। बंधु की कहर भरी निगाह माला पर जा टिकी। यह महसूस करके माला सहम सी उठी। कष्ट लेता बंधु उठा और माला की तरफ बढ़ने लगा। यह महसूस करते ही जगमोहन फौरन उठा और माला के सामने आ खड़ा हुआ। बंधु ठिठका और जगमोहन को घूरने लगा। तुम माला को हाथ भी नहीं लगाओगे। डकैती करने की ये मेरी पहली शर्त है, जगमोहन ने कहा। चिंता मत करो, वो मेरी बहन है। जब शादी हो जाएगी तो तुम माला पर हाथ नहीं उठाओगे। जगमोहन दांत भींचे के उठा। बंधु हंसा। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। अब तुम सामने से हट जाओ। जगमोहन हट गया। बंधु कहर भरे अंदाज में माला के सामने आकर रुका। जगमोहन पास ही खड़ा था। माला का चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। क्यों मेरी बहना, तुम दोनों ने मिलकर कोई चाल चलने की कोशिश तो नहीं की? बंधु ने दरिंदगी भरे स्वर में पूछा। नहीं। माला के होठों से कंपन भरा स्वर निकला। यह तुम्हारी टांग टूट जाने और खाई में गिर जाने की बात कह रही थी। विजय बोला। मैंने सुना था। मेरी बहन है, ऐसा क्यों नहीं कहेगी? बंधु कड़वे स्वर में बोला और पीछे हट गया। जगमोहन ने चैन की सांस ली। माला रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेर रही थी। मेरे जाने के बाद भी तुम माला से कुछ नहीं कहोगे? जगमोहन बोला। अगर तुम दोनों मिलकर कोई चाल नहीं चल रहे, मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। बंधु ने कहा। गोरखा? हाँ, गोरखा बोला। तू हर वक्त माला पर नजर रखना और अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करे तो इसकी दोनों टांगे तोड़ देना। जगमोहन ने माला को देखा। माला का चेहरा पक्का था। इसे एक कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, तुम ऐसा नहीं करोगे? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। यह तुम्हारी बहन है। बंधु ने कहर भरी निगाहों से जगमोहन को देखते हुए कहा। तू भी कान खोलकर सुन ले, मेरे से कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। ज्यादा सियाना बना तो पहले माला की गर्दन काटूंगा और फिर तेरी। बंधु से पंगा लेने की सोचना भी मत, समझा क्या? वहम मत पालो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। फिर तो तू भी वहम मत पाल, माला पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
जगमोहन, माला रो पड़ी। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जगमोहन ने होठ बीच लिए। मेरी बहन बंदूक रहा, तू मेरे पास बहुत हिफाजत से रहेगी और मुझे भी इस बात की तसल्ली रहेगी कि तेरा होने वाला पति कोई शरारत करने की सोचेगा भी नहीं, वरना तुझे तो बहुत बुरी मौत मारूंगा। माला सुबक रही थी। गोरखा, ले जा इसे और कमरे में बंद कर दे। गोरखा पास आया और माला की कलाई पकड़कर खींचता बोला, चल। जगमोहन, माला फफक उठी। होठ बीचे जगमोहन वहीं खड़ा माला को देखता रहा। गोरखा माला को वहां से ले गया। तुम माला पर हाथ नहीं उठाओगे? जगमोहन कठोर स्वर में बोला। नहीं उठाऊंगा। वो कमरे में बंद रहेगी और तब उसे बाहर निकाला जाएगा जब तुम जाओगे यहाँ से। बंधु हंसा। माला ने आलू मेथी और कड़ी चावल बहुत उम्दा बनाए हैं। विजय बोला, तुम खाकर देखना बंधु, मैं कल आऊंगा। आ जाना, बंधु ने लापरवाही से कहा। मैनेजर के बेटे को तुम कब उठाओगे? कल स्कूल जाते समय या उसके आते समय? बंधु और जगमोहन कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम ये काम कर लोगे ना? बंधु ने उसकी आंखों में झांका। पूरी तरह। जगमोहन बोला, अगर तुमने माला को लेकर कोई नया पंगा खड़ा ना किया तो? माला की तुम फिक्र मत करो, अपनी बहन को तो मैं बहुत प्यार से रखूंगा। तुम ये भी पता करने की कोशिश करना कि कसीनो में किस रात सबसे ज्यादा पैसा होगा। हमें वही रात चुननी होगी पैसा उड़ाने के लिए, और मुझे ये भी जानना है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा होता है। सारी बातें बताना मुझे। जगमोहन ने सिर हिलाया। कोई चालाकी की तो मैं माला की जान ले लूंगा, ये मत भूलना, बंधु कड़वे स्वर में कहते हुए हंसा। मैं तुम्हारे लिए यह काम माला को पाने की खातिर कर रहा हूं, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो तो तुम्हें शांति मिलेगी। अपना फोन नंबर मुझे दे दे, मेरा ले ले, हमें रिश्ता बनने जा रहा है, बातचीत तो होती रहेगी। बंधु दांत भींचे उसे घुटता क्या उठा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम सच में मेरे लिए डकैती करने जा रहे हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूं माला को पाने की खातिर कर रहा हूं। शाम 5 बजे जगमोहन ड्यूटी पर ब्लू स्टार कसीनो पहुंच गया। उसका चेहरा सोचों में डूबा हुआ था। वो यहाँ आया तो दूसरे काम से था, परंतु अब उसे कसीनो में डकैती करना पड़ रही थी। यह जरूरी था, वरना बंधु जैसा पागल इंसान अब तो अपनी बहन माला की भी जान लेगा। उसके पीछे हटने की देर है कि माला पर बंधु के कहर का पहाड़ टूट पड़ेगा, जबकि वो माला से बेइंतहाई प्यार करने लगा था और उसका बाल भी बाका ही। जगमोहन यह सोच भी नहीं सकता था। माला उसका प्यार बन गई थी। वो पूरी जिंदगी माला के संग बिताना चाहता था, माला को हमेशा अपने करीब रखना चाहता था। बाज बहादुर अभी कसीनो नहीं पहुंचा था। जगमोहन कसीनो में इधर उधर टहलने लगा। आज वो दूसरी निगाहों से कसीनो को देख रहा था, क्योंकि अब उसे इसी कसीनो में डकैती करनी थी। वो ताश वाले हॉल में पहुंचा, जहां से स्ट्रांग रूम को रास्ता जाता था। इस वक्त मात्र 2 टेबलों पर ही ताश की बाजी चल रही थी। जगमोहन ने स्ट्रांग रूम जाने वाले रास्ते की तरफ देखा। वहां का काले शीशे वाला एल्यूमिनियम डोर बंद था और बाहर 2 गनमैन खड़े थे। अब जगमोहन का मन करने लगा कि स्ट्रांग रूम में जाकर देखे कि वहां पर क्या क्या पहरेदारी है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, पर उधर जाना भी आसान नहीं था। कसीनो के चंद खास लोग ही स्ट्रांग रूम वाले रास्ते पर जा सकते थे, परंतु जगमोहन को पूर्ण विश्वास था कि जब बाज बहादुर के बेटे का अपहरण कर लिया जाएगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगेंगे। यूं बाज बहादुर को वो पसंद करता था। उसके बेटे का अपहरण नहीं करवाना चाहता था, परंतु हालात ऐसे बन गए थे कि उसे ऐसा करने को विवश होना पड़ रहा था। जब वो उस हॉल से बाहर निकला तो ओम नटियार टकरा गया। तुम? जगमोहन को देखते ही नटियार बोला, कल तुम कहाँ थे? तुम्हारे गाल को क्या हो गया? सूजा हुआ लग रहा है। कल आते समय पैर फिसल गया था, कुछ चोट लग गई थी तो नहीं आ सका। जगमोहन ने अपने गाल को छुआ। ओ, दवा वगैरह ली क्या? अब ठीक है, कल तक शायद पूरा ठीक हो जाए। मैनेजर साहब तुम्हारी चिंता कर रहे थे कि तुम नहीं आए। तुम्हारा तो फोन नंबर भी किसी के पास नहीं था। अपना नंबर रिसेप्शन के रजिस्टर में नोट करा दो, दोबारा कभी जरूरत पड़े तो तुमसे बात हो सके। अभी नोट करा आता हूं। कल एक आदमी कसीनो से 30 लाख रुपए जीत गया ताश की गेम में। अच्छा? हाँ, कई लोग खाली हो गए। नटियार मुस्कुराया। क्रिसमस और न्यू ईयर में बड़ी बड़ी रकमें चलती है जुए में। इसका मतलब अभी तो बड़े खेल होने बाकी हैं। अभी खिलाड़ी आए ही कहाँ हैं? 24 दिसंबर तक काफी आ जाते हैं। क्रिसमस से भारी जुआ शुरू होता है और नए साल तक चलता है। तब तो हम लोगों की ड्यूटी खत्म होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं।
ऐसे मौके पर कसीनो में गड़बड़ करने वाले लोग भी आ जाते हैं। तब हमें बहुत चौकस रहकर भीड़ में से ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना होता है। हम चौकस रहेंगे। कोई आदमी नटियार को बुलाकर ले गया। जगमोहन रिसेप्शन पर पहुंचा और स्टाफ रजिस्टर में अपना फोन नंबर दर्ज करा दिया। उसके बाद ड्यूटी देते जगमोहन टहलने लगा कसीनो में, परंतु उसका ध्यान बार बार माला की ओर जा रहा था कि बंधु ने उसे तकलीफ ना दी हो। आखिरकार उसने बंधु को फोन किया। मैं अपना पूरा ध्यान पूरी तरह कसीनो में नहीं लगा पा रहा हूं, जगमोहन ने कहा। क्यों? बंधु की आवाज कानों में पड़ी। माला की चिंता है कि तुम उसे मारो पीटो नहीं। तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो ना? मेरे लिए डकैती कर रहे हो ना? हाँ, तो माला की फिक्र मत करो। मैं उसे कुछ नहीं कह रहा। वो कमरे में बंद है और आराम से है। जब तुम मेरे साथ चालाकी करोगे तभी मैं उसके पास जाऊंगा, समझ गए तुम? कहने के साथ ही उधर से बंधु हंसा। कल आओगे ना? हाँ। अपना ध्यान काम पर लगाओ, नहीं तो तुम्हें माला नहीं मिलने वाली, कहकर उधर से बंधु ने फोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने फोन जेब में रखा, चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। शाम 6:30 बजे उसकी मुलाकात बाज बहादुर से हुई। नमस्कार साहब जी, जगमोहन ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे पर सूजन कैसी? बाज बहादुर उसे देखते ही बोला, कल ड्यूटी पर आते वक्त पांव फिसल गया तो थोड़ी चोट लग गई। मैं तो बहुत चिंता में था कि बिना किसी सूचना के तुम गैर हाजिर क्यों रहे। अब तो तबीयत ठीक है ना? जी हाँ, चेहरा तो कल तक ठीक हो जाएगा। अपना फोन नंबर रिसेप्शन पर नोट करा दिया साहब? नटियार जी ने ऐसा करने को कहा था। गुड। अगले 10 दिन तक सतर्क रहकर काम करो। अब कसीनो में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। 4 दिन बाद क्रिसमस है और फिर न्यू ईयर है। तुम ठीक तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैं बहुत बढ़िया ड्यूटी करूंगा साहब जी। बाज बहादुर उसका कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया। जगमोहन उसे जाते देखता सोच रहा था कि कल जब इसका बेटा गायब हो जाएगा तो इसकी क्या हालत होगी। क्या तब भी ये इसी तरह कसीनो के कामों को ठीक से संभाल पाएगा? जगमोहन कसीनो में आए लोगों पर नजरें दौड़ाने लगा। आज कई नए लोग नजर आ रहे थे और आने वाले दिनों में और भी कई नए लोग दिखेंगे। तब तक बालको खंडूरी भी यहाँ पहुंच जाएगा। बालको खंडूरी का ध्यान आते ही देवराज चौहान की तरफ ध्यान गया कि वो काठमांडू में कभी भी पहुंच सकता है। देवराज चौहान बालको खंडूरी का मामला संभाल लेगा और वो इधर कसीनो में डकैती का काम निपटा लेगा। तभी जगमोहन ठिठक गया। इस वक्त वो मशीनों वाले जुआ घर के हॉल में था और उसकी निगाह 26-27 वर्ष के एक नेपाली युवक पर टिकी थी। वो सूर्य थापा था, जो कि देवराज चौहान की पहचान का था और उसी ने ब्लू स्टार कसीनो में वेटर की नौकरी लगवाई थी। उसी ने ही उसके कहने पर बाज बहादुर को अपहरण करवा उसके साथ उस गोदाम में डाला था कि वो और बाज बहादुर करीब आ सके और वो किसी तरह कसीनो में प्रवेश पा सके। जगमोहन सीधा सूर्य थापा के पास जा पहुंचा। सूर्य थापा जेबों में हाथ डाले वहां नजरें दौड़ा रहा था। तुम यहाँ कैसे? जगमोहन ने धीमे स्वर में पूछा। सूर्य थापा पलटा और जगमोहन को देखते ही कह उठा, तुम? मैं सोच ही रहा था कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो सकती है। तुम यहाँ करने के आए हो? चिंता मत करो, मैं यहाँ आता ही रहता हूँ। सूर्य थापा बोला, विदेशियों को यहाँ लाता हूँ और वो मुझे खुश होकर कुछ दे देते हैं तो मेरा खर्चा पानी भी चल जाता है। आज बर्मा से आए 2 लोगों को यहाँ लाया हूँ। वो उधर मशीनों पर खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे रुकने को कहा। बाकी सब तो ठीक है ना? बाकी सब? उस दिन जिन लोगों ने बाज बहादुर का अपहरण किया वो कहीं मेरी पोल तो नहीं खोल देंगे ना यहाँ? क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? सूर्य थापा ने मुंह बनाकर कहा, वो मेरी पहचान वाले थे और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। वो बात खत्म हो चुकी है। तुम तो यहाँ ठीक हो ना? हाँ। तुमने बताया नहीं कि इस प्रकार कसीनो में नौकरी पाकर क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी दिलचस्पी वाला मामला नहीं है। डकैती तो नहीं ना कर रहे? नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि सूर्य थापा को बंधु के बारे में बताए या नहीं, परंतु फौरन ही यह विचार मन से खारिज कर दिया। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि जिससे माला की मुसीबत बढ़े। वो इस मामले को चुपचाप निपटा लेना चाहता था। बाद में इसे डकैती के बारे में पता चलेगा तो देवराज चौहान समझा देगा इसे। देवराज चौहान आ पहुंचा क्या? सूर्य थापा ने पूछा। वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, मैं जरा अपनी आसामी की तरफ जाऊं। उसके पास रहूंगा तो वो खुश होकर ज्यादा नोट देंगे। सूर्य थापा वहां से चला गया। जगमोहन चेहरे पर गंभीरता समेटे हाथों को जेब में डाले अपनी ड्यूटी पर लग गया। जगमोहन अगले दिन सुबह 10 बजे अलार्म बजने पर उठ बैठा। सुबह 5 बजे ही नींद आई थी, वरना वो तो हालातों के घटनाक्रम पर नजर दौड़ाता रहा था। माला की याद आई तो फौरन उठ बैठा कि उसे माला के पास पहुंचना है और आज तो बंधु ने बाज बहादुर के बेटे का अपहरण करना है।
क्या पता सुबह उसके स्कूल जाते ही कर लिया हो। जगमोहन फौरन नहा धोकर तैयार हुआ, जैकेट पहनी और शीशे में अपना चेहरा देखा। कल से काफी बेहतर हालत में था वो। बाहर निकला, कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और गली से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ गया। आज भी धुंध छाई हुई थी, कड़ाके की सर्दी थी और ऊपर से तेज हवा चल रही थी। हाथ और कान ठंडे हुए जा रहे थे, नाक का भी बुरा हाल था। परंतु जगमोहन का सारा दिमाग कसीनो की डकैती पर लगा था कि अगर बाज बहादुर काबू में आ जाता है तो स्ट्रांग रूम से दौलत निकालना काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो उस दौलत को पाने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यह सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता था कि बाज बहादुर अपने बेटे को ज्यादा अहमियत देता है या अपने फर्ज को। उसके ख्याल में वो बेटे को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगा। पता नहीं क्या होने वाला है, उसे सिर्फ माला की चिंता थी। लेकिन मन ही मन वो निश्चय कर चुका था कि वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो बंधु के साथ सख्ती भी कर सकता है। डकैती हो या ना हो, परंतु माला को कुछ नहीं होने देगा। उसकी पहली कोशिश यही थी कि डकैती हो जाए और बंधु की रजामंदी से वो माला का हाथ थाम ले। जो भी हो, अभी उसके सामने हालात स्पष्ट नहीं थे कि क्या होने वाला है। वो इस बात पर ज्यादा विचार कर रहा था कि अगर बाज बहादुर स्ट्रांग रूम से पैसा निकालने को तैयार नहीं होता तो स्ट्रांग रूम पर धावा बोलना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रांग रूम की सही स्थिति मालूम होना जरूरी थी। जगमोहन ने मन ही मन फैसला किया कि आज शाम को वह किसी भी तरह स्ट्रांग रूम की तरफ जाने की कोशिश करेगा ताकि उधर के हालात मालूम हो सके। बंधु के बारे में उसका ख्याल था कि वो तब तक सीधा रहेगा जब तक डकैती के काम ठीक से होते रहेंगे। जगमोहन की पूरी कोशिश थी कि सब कुछ ठीक चले। वो हरगिज नहीं चाहता था कि गुस्से में बंधु माला को किसी प्रकार की तकलीफ दे। इधर देवराज चौहान भी कभी भी काठमांडू पहुंच सकता था। यह सब जानकर पता नहीं उस पर क्या असर होगा। जगमोहन माला के घर पर उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। काली कार वहां खड़ी नहीं मिली तो जगमोहन समझ गया कि बंधु वहां पर मौजूद नहीं है, परंतु माला दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो दौड़ी आई और उसके गले से लग गई। जगमोहन ने उसे बाहों में भींच लिया। माला सुबह उठी, तभी दरवाजे पर जगमोहन को विजय दिखाई दिया। सब ठीक तो है ना माला? बंधु ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? जगमोहन व्याकुल स्वर में बोला। नहीं, मैं तो कल से ही कमरे में बंद थी, आज सुबह ही दरवाजा खोला गया। माला उससे अलग होते ही भीगे स्वर में कह उठी। तब बंधु ने कहा कि मैं उसके लिए नाश्ता बना दूं। ये कितनी बजे की बात है? सुबह 9 बजे की। तो जगमोहन ने सोचा इसका मतलब बंधु बाज बहादुर के बेटे का अपहरण तब करेगा जब वो स्कूल से वापस आ रहा होगा। अगर सफल रहा तो बाज बहादुर के बेटे को लेकर वो 3 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेगा। घर में इस वक्त कौन कौन है? विजय है। माला ने आंखों से बह निकले आंसू साफ करते हुए कहा। मेरा यहाँ दम घुटता है जगमोहन, रात को नींद भी नहीं आती। तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने के लिए ही भागदौड़ कर रहा हूँ। चलो भीतर चले, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। विजय दरवाजे पर खड़ा इन्हें ही देख रहा था। दोनों उसके पास जा पहुंचे। जगमोहन ने माला का हाथ पकड़ रखा था। विजय एक तरफ हटता क्या उठा। आ गए तुम? गोरखा तो कहता था कि अब तुम नहीं लौटोगे, काठमांडू छोड़कर भाग जाओगे। जगमोहन बिना कुछ कहे माला के साथ भीतर प्रवेश कर गया। लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम आओगे, पीछे से विजय ने कहा। तुम सच में माला से प्यार करते हो, मुझे विश्वास हो गया अब। तुमने कुछ खाया, नाश्ता किया? माला ने प्यार से पूछा। नहीं, कुछ नहीं खाया, सीधा सोया उठकर यहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, आज तुमने बहुत बेकार नाश्ता दिया हमें। विजय शिकायत भरे स्वर में क्या उठा। इसे तो बढ़िया दोगी ना, तुम्हें खाने को मिल गया, यही बहुत है। माला ने गुस्से से कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। साली तीखी कितनी है? विजय बड़बड़ा उठा। माला के बारे में कुछ मत कहो, जगमोहन कठोर स्वर में बोला। मैंने तो सोचा था कि आज तुम कसीनो की सारी दौलत ले आने वाले हो, विजय व्यंग से कह उठा। जरूर लाता, अगर तुम्हारे बाप ने उस दौलत को सूटकेसों में भरकर सूटकेस मेरी कार में रख दिए होते, जगमोहन शांत स्वर में बोला। विजय हंस पड़ा। जगमोहन को देखता रहा। बाज बहादुर के बेटे को उठा लाने का क्या प्रोग्राम है? बंधु, गोरखा और पदम सिंह इसी काम के लिए गए हैं, विजय ने कहा। कब तक लौटेंगे? 3 बजे के आसपास। तुम कोई नई बात नहीं बताओगे डकैती के सिलसिले में? अभी कुछ भी नहीं है, सोचा कुछ की काम कैसे होगा, सोच रहा हूं। जगमोहन ने विजय को देखा। परंतु काम हो जाएगा, मुझे अपने 5 करोड़ की चिंता है, मैंने उन्हें लेकर कई प्लान सोच रखे हैं, विजय बोला। अच्छा है।
मैं अपने गांव जाकर वहां ब्याज पर पैसा दिया करूंगा। ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा। मेरा दिमाग मत खाओ। जगमोहन ने उसे घूरा। मुझे मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम और देवराज चौहान क्या करते हो पैसे का? जमीन में दबा देते हैं, जगमोहन ने 150 में कहा। फिर तो उन्हें दीमक लग जाती होंगी। यहाँ तो बहुत ही दीमक है, मैं तो जमीन में दबाने वाला नहीं। जगमोहन उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। साले को जरा भी चैन नहीं, विजय बड़बड़ाया, उसके पीछे लगा रहेगा। जगमोहन किचन में गया तो माला को व्यस्त पाया। माला उसे देखकर मुस्कुराई। जगमोहन भी मुस्कुरा पड़ा। क्या बना रही हो? तुम्हारे लिए मेथी के पराठे दही के साथ तैयार कर रही हूँ, माला ने प्यार से कहा। तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगमोहन बोला, मैं बनाती भी तो दिल से हूँ। माला का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। जगमोहन प्यार भरी निगाहों से उसे देखता रहा। ऐसे क्या देखते हो? मुझे काम करने दो, नहीं तो पराठा बिगड़ जाएगा। तुम इसी तरह मेरे सामने रही तो मैं बिना खाए रह सकता हूँ, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। पेट में चूहे कूदेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे जनाब, माला हंसी। तुम इसी तरह खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगमोहन प्यार में डूबे क्या उठा। मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है। ये चिंता रहती है कि बंधु तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। यही तो प्यार होता है। माला की आंखें भर आई। मैं भी हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अब तो मुझे और भी डर सताने लगा है कि तुम उस कमीने के लिए डकैती करने जा रहे हो। तभी दरवाजे पर विजय दिखाई दिया। बंधु का फोन है, वो पूछ रहा है कि तुम आए या नहीं, विजय बोला। तो जगमोहन ने पलटकर विजय को देखा। बात कर लो, विजय ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। जगमोहन ने फोन लेकर बात की। कहो। मैनेजर के बेटे को तब उठाने का प्रोग्राम है जब वो स्कूल से वापस लौट रहा होगा, बंधु की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन किचन से बाहर आ गया। वो स्कूल गया है आज? जगमोहन ने पूछा। ये तो पता नहीं, ये बात तुम्हें पता रखनी चाहिए थी। तुम में से कोई एक सुबह उसके घर के बाहर पहुंचकर नजर रखता। ये बात तो तुमने कही नहीं। छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? जगमोहन गंभीर था। हमने ऐसे काम पहले किए नहीं। ड्रग्स, हथियार और नकली नोटों का काम किया, ये सब हमारे लिए नया है। इंतजार करो और देखो वो स्कूल से वापस लौटता है या नहीं। उसे उठाते वक्त टोपी से अपने चेहरे ढांपना मत भूलना, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी तुम सबके लिए। पुलिस तुम लोगों तक पहुंच जाएगी। समझ गया। किसी की जान लेने की भी कोशिश मत करना। कोई राह चलता बीच में आ जाए तो उसे वैसे ही संभालना। जान लेने से मामला संगीन हो जाएगा और आने वाले वक्त में ये बात भी तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसे उठाने के बाद सीधे इस तरफ मत आना, कुछ देर सड़कों पर घूमते रहना। जब भरोसा हो जाए कि किसी की नजर तुम पर नहीं है, तभी इधर का रुख करना। ठीक है, और कुछ? उधर से बंधु ने कहा। कार की नंबर प्लेट उतारी कि नहीं? जगमोहन ने पूछा। नहीं उतारी, लगी हुई है। कर लिया तुम लोगों ने काम। खुद को फंसाने का सामान गले में लटकाए घूम रहे हो, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। अभी वक्त है, उतार लेते हैं। बेहतर होगा कि आगे पीछे नंबर प्लेटों पर मिट्टी थोप दो, इससे नंबर नजर नहीं आएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कपड़े कौन से पहने हैं तुम लोगों ने? हम तीनों ने आज ही खरीदी नई कमीज पहनी है, और स्वेटर जैकेट वो तो सब पुराने हैं। कुछ देर के लिए अपने स्वेटर जैकेट उतार दो, इससे बाद में पहचान हो सकती है। टांगों में क्या पहना है किसी की नजर में नहीं आता, परंतु हुलिया चेहरे से पेट तक का ही बयान किया जाता है। जैकेट स्वेटर उतार दो अगर कामयाब डकैती चाहते हो। कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने फोन कान से लगाया, परंतु उधर से फोन बंद हो गया था। तुम तो काफी पहुंची चीज हो, विजय बोला। मैं तो तुम्हें ऐसे ही हल्के में ले रहा था। मेहरबानी। जगमोहन ने तीखी नजरों से उसे देखा। किस बात की? तुम्हारे तारीफी शब्दों की। अब तमगा भी लटका दे मेरी छाती पर कि मैं गर्व महसूस कर सकूं। तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, विजय ने हंसने की कोशिश की, है ना? जगमोहन आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर के साथ रहते हो तो कई बड़े कांड किए होंगे, परंतु यह बात गले से नीचे नहीं उतरती कि तुम लोग नोटों को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा देते हो। विजय क्या उठा। तूने बात को गले से नीचे उतार कर करना क्या है? जगमोहन उखड़ा। कुछ करना है क्या? मैंने भी तो अपने 5 करोड़ संभालने हैं, प्लान बनाना ही पड़ता है। विजय बेशर्मी से मुस्कुराया। 5 करोड़ संभालना कठिन लग रहा है तुम्हें? इसी से मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग कैसे तैराक हो। डकैती का पैसा जब तुम लोगों के हाथ आ जाएगा तो सारी उम्र मेरा नाम जपोगे, मेरी तस्वीर के आगे धूप बत्ती किया करोगे। जगत पिता के नाम से गांव में तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा, विजय हंसकर बोला। तभी माला नाश्ता ले आई। 3:40 तक बंधु, गोरखा और पदम सिंह काली कार पर वापस लौटे। कार की नंबर प्लेटों पर गीली मिट्टी थोप रखी थी कि नंबर नजर न आ सके। कार पर कीचड़ के छींटों के निशान पड़े थे।
17 वर्ष का एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में उनके साथ था। उसकी आंखों पर रुमाल बांधकर रखा था कि वो कुछ देख ना सके। लड़का बाज बहादुर की तरह ही लंबा था। अब उन तीनों के चेहरे बंदर वाली टोपियों से ढके हुए नहीं थे। गोरखा ने लड़के की बाह पकड़ी और उसे भीतर लेता चला आया। बंधु और पदम सिंह भी भीतर पहुंचे। बहुत आसानी से इसे उठा लिया, पदम सिंह ने कहा। जगमोहन ने इशारे से गोरखा से कहा कि लड़के को भीतर ले जाए। गोरखा लड़के को भीतर किसी कमरे में ले गया। बंधु ने सिगरेट सुलगा कर कहा, कोई दिक्कत नहीं आई। ये दो अन्य लड़कों के साथ स्कूल से लौट रहा था और हमने उठाकर कार में डाल लिया। लोगों ने देखा? जगमोहन बोला, नजर कुछ दूर खड़ी माला पर डाली। हमने चेहरे ढांप रखे थे। वो बात नहीं, मेरा मतलब है कि अब तक बाज बहादुर तक लड़के की अपहरण की खबर पहुंच चुकी होगी। हाँ, किसी ने पीछा तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। बंधु ने कष्ट लिया और कुर्सी पर बैठते विजय से बोला, कार को अच्छी तरह साफ कर दे। नंबर प्लेटों पर लगी मिट्टी भी अच्छी तरह साफ कर देना। ये काम अभी कर। विजय बाहर निकल गया। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता थी। लड़के का नाम क्या है? जगमोहन ने पूछा। अभी उससे बात नहीं की, बंधु बोला। मैं और माला लड़के के पास नहीं जाएंगे, जगमोहन ने कहा। क्यों? अगर मैं चेहरा ढांप के भी जाता हूं उधर, तो लड़का बाद में मेरी आवाज से पहचान सकता है। मैं सीधे सीधे इस मामले में नहीं आना चाहता, क्योंकि यह डकैती मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। वैसे भी लड़के के पास जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बाज बहादुर के पास रहना है। माला को भी मैं मामले की फ्रेम में नहीं लाना चाहता। ठीक है, बंधु ने कंधे उचकाए। तुम लड़के के पास जाओ, ये जरूरी नहीं है, हम देख लेंगे उसे। लड़के को मारना पीटना नहीं, उसे डराना नहीं। वो बच्चा है, उसे मेहमान के तौर पर रखो। हाथ पांव जरूर बांध देना कि कहीं भागने की कोशिश ना करे। खाना पीना उसे वक्त पर देते रहना, जगमोहन बोला। तुम्हें इससे क्या, अगर वो भूखा भी रहता है? बंधु कहर भरे स्वर में कह उठा। मैं इस मामले में हूं और तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। यह तो रौब मारता है, पदम सिंह बोला। बंधु ने पदम सिंह को देखा, फिर जगमोहन को देखकर बोला, हम लड़के का पूरा ध्यान रखेंगे। माला उसे खाना देने नहीं जाएगी। माला को उससे दूर रखना है। और कुछ? बंधु मुस्कुराया। पूरे 2 दिन तुम लोग बिल्कुल खामोश बैठोगे। बाजार से जरूरत का जो सामान लाना है वो अभी ले आओ। लड़का हमारे पास है, हमें बाज बहादुर से बात करनी चाहिए, अभी नहीं। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। सीधे सीधे बाज बहादुर कोई बात नहीं मानने वाला। उसे पहले थक लेने दो, भागदौड़ कर लेने दो अपने बेटे की तलाश में। पुलिस के चक्कर लगा के थक लेने दो, उसे हताश होने दो। उसे ऐसा लगने दो कि पता नहीं बेटा वापस मिलता है या नहीं। मैं कसीनो में बाज बहादुर के पास रहूंगा और खबरें लेता रहूंगा। जब लोहा पूरी तरह गर्म हो जाएगा, तभी उस पर चोट करनी है कि उसे अपने ढंग से ढाल सके। आज 22 तारीख है। किस दिन कसीनो में सबसे ज्यादा पैसा होता है? बंधु ने पूछा। मैंने अभी पता नहीं किया। तो पता करो। कब पता करोगे? बंधु तीखे स्वर में क्या उठा। चिंता मत करो, ये देखना मेरा काम है। तुम बस वो सब काम पूरे करो जो मैं कहता हूँ। अब आगे क्या करना है मुझे बताया तो 2 दिन आराम से बैठो। मैं बाज बहादुर की हालत पर नजर रखूंगा, उसके बाद आगे करने की बात बताऊंगा। तुमने सोचा कुछ कि काम कैसे करना है? बंधु ने पूछा। कसीनो के स्ट्रांग रूम को 2 तरह से लूटा जा सकता है। एक तो ये कि हमें बाज बहादुर की सहायता मिल जाए। ऐसा हुआ तो सारा काम आसानी से हो जाएगा, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अगर बाज बहादुर हमारे काबू में नहीं आता तो फिर हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मुझे योजना बनानी पड़ेगी। आज मैं कोशिश करूंगा कि कसीनो का स्ट्रांग रूम देख सकूं। जब तक स्ट्रांग रूम की स्थिति और वहां के सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं भेद लेते, तब तक प्लान तैयार नहीं किया जा सकता। तुम्हें लगता है कि बाज बहादुर हमारी बात नहीं मानेगा, जबकि उसका लड़का हमारे पास? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। जबकि बाज बहादुर अपने काम को लेकर सख्त किस्म का इंसान है। अभी कुछ पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। उस हरामजादे को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना उसके बेटे की। इस तरह काम नहीं होते बंधु, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। शांत रखो खुद को और सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ। तुम्हें इन कामों का अनुभव नहीं है, ऐसे में कोई गलती मत कर बैठना कि सारा काम चौपट हो जाए। ऐसा हुआ तो काम चौपट होने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर होगी, तब मुझे दोष मत देना। बंधु कमीनेपन से मुस्कुराया। माला को देखा। माला कुछ सहम सी गई। जगमोहन के होठ बिछ गए। तुम? बंधु ने जगमोहन से कहा, अगर माला से शादी करना चाहते हो तो मेरे सिर पर सेहरा बांधने की कोशिश मत करो। काम की कामयाबी के बारे में तुम सोचो। मुझे कसीनो की दौलत से मतलब है, हर हाल में चाहिए। मेरे कहने पर चलोगे तभी कामयाबी मिलेगी, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। और माला को देखकर बोला, तुम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो। जब तक माला को बीच में लाते रहोगे तब तक काम हो जाने की कोई गारंटी नहीं है। माला को इन सब कामों से दूर रखो, वो मेरी है। हम शादी करने वाले हैं, भूल जाओ उसे। इंसान बने रहकर काम करो। बंधु हंसा। सुना पदम, कहता है माला मेरी है, बोला बंधु। हमें कसीनो की दौलत लूट कर दे दे, फिर बेशक माला से शादी कर ले, पदम सिंह ने कहा।
ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। बंधु ने जगमोहन को देखा। मैंने कहा है इन कामों के बीच माला का जिक्र भी मत करो। जगमोहन कठोर स्वर में बोला, ये काम करने का ढंग नहीं है तुम्हारा। समझ गया, बंधु ने कष्ट लेकर कहा। ठीक है, माला को हम इन बातों से दूर रखेंगे। मैं अब चलता हूँ, जगमोहन ने कहा। इतनी जल्दी? मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगे? बंधु मुस्कुराया। 4:15 बज रहे, 5 बजे मुझे ड्यूटी पर कसीनो पहुंचना है। अभी कपड़े बदलने हैं। पदम तुम्हें कार पर छोड़ आता। 2-3 दिन कार को इस्तेमाल करने का ख्याल छोड़ दो। पुलिस काठमांडू की काली कारों पर नजर रखेगी। मेरे ख्याल में तो तुम्हें इस काम के लिए किसी अन्य कार का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुमने कहा नहीं, वरना हम ऐसा ही करते। कार की कोई समस्या नहीं है, मैं दूसरी ले आऊंगा, ये खड़ी रहेगी। यह तो और भी अच्छी बात होगी। पदम, बंधु बोला, कैलाश से एक कार ले आना, कुछ दिन हम दूसरी कार का इस्तेमाल करेंगे। पदम सिंह ने सिर हिला दिया। अपनी कमीजें उतारो और जला दो, जगमोहन बोला। बंधु और पदम सिंह वहां से चले गए। माला आगे बढ़ी और जगमोहन के पास आ पहुंची। राक्षस ने तुम्हें किस मुसीबत में फंसा दिया है? माला ने दुखी स्वर में कहा। जगमोहन ने माला का खूबसूरत चेहरा देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, सब ठीक है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मुझे बंधु से डर लगता है, मेरा दम घुटा रहता है जब वो यहाँ होता है। माला ने बेचैनी से कहा। उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती जगमोहन, माला का स्वर भर्रा उठा। हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। हिम्मत से काम लो माला, आने वाले वक्त में। कल आओगे? हाँ, मैं रोज आया करूंगा, तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने के लिए। माला की आंखें डबडबा उठी। तभी बंधु वहां आता क्या उठा। स्ट्रांग रूम को देख लेना आज, ताकि दूसरी योजना भी बना सको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह स्ट्रांग रूम में झांक सकूं, जबकि वहां पहुंचना आसान नहीं। तुम लोग बाज बहादुर के बेटे के पास जाओ। तुम अंकी टोपी से चेहरे ढककर जाना, इस तरह बाद में फंसने के चांसेस कम होंगे तुम लोगों के। वो हमारी आवाजें तो पहचान लेगा, बंधु बोला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल आऊंगा, जगमोहन ने कहा। माला का हाथ थामकर थपथपाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। शाम को जगमोहन कसीनो के पास पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगा। हेलो, जगमोहन ने बात की। मैं रात 10 बजे तक काठमांडू पहुंच जाऊंगा। देवराज चौहान की आवाज आई उधर से देवराज चौहान की आवाज आई। ठीक है, जो कमरा मैंने किराए पर ले रखा है उसका पता तुम्हें दे ही चुका हूं, वहीं पर आ जाना। जगमोहन बोला, मैं कसीनो की ड्यूटी पर होऊंगा और सुबह 4 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। बात खत्म हो गई। जगमोहन ने फोन जेब में रखा और कसीनो में प्रवेश किया। वो देवराज चौहान के बारे में सोच रहा था कि जब उसे कसीनो में डकैती करने के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या असर होगा। वो जानता था कि देवराज चौहान उसका पूरा साथ देगा, परंतु वो जिस काम के लिए काठमांडू आ रहा था उसे भी छोड़ा नहीं जा सकता था। जगमोहन देर तक इन्हीं सोचों में उलझा रहा और कसीनो में पहुंचकर खड़ा हो गया था। बाहर सर्दी थी। 2 दिन से काठमांडू में धूप नहीं निकल रही थी, इस वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा बढ़ गया था। परंतु कसीनो के भीतर मौसम गर्म था। जगमोहन का ध्यान बाज बहादुर की तरफ चला गया। वो जरूर बेटे के अपहरण के चक्कर में दौड़ा फिर रहा होगा। अभी उसके आने में वक्त था। वो 6 बजे कसीनो पहुंचता था। जगमोहन कसीनो में टहलने लगा। आज काफी ऐसे लोग वहां मौजूद थे जिन्हें पहले नहीं देखा गया था। कसीनो में जुआ खेलने वाले अब पहुंचने लगे थे। 3 दिन बाकी थे क्रिसमस आने में और उसके बाद 6 दिन थे न्यू ईयर आने में। तब काफी भीड़ हो जानी थी। आज नजर आने वाले लोगों में काफी लोग विदेशी थे। यूं तो कसीनो सुबह 11 बजे खुल जाता था, परंतु दिन में जुआ खेलने के लिए आने वाले बहुत कम लोग होते थे। रौनक शाम को 6-7 के बाद बढ़ती थी, तब ज्यादा लोग आते थे। जगमोहन तब मशीनों वाले हॉल में था कि नटियार का आना हुआ। कैसे हो? जगमोहन ने मुस्कुराकर पूछा। कल की तरह ही। आज तुम्हारा चेहरा बेहतर लग रहा है। कल तक तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ, जगमोहन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फिराया। अब ठीक है। अब कसीनो में लोग आने शुरू हो रहे हैं। कसीनो की असली कमाई दूर देशों से आने वालों से होती है। आज काफी विदेशी नजर आ रहे हैं और क्रिसमस तक तो भारी भीड़ हो जाएगी। इन दिनों की कमाई से कसीनो का साल भर का खर्चा निकल आता है, शायद उससे भी काफी ज्यादा कमाई होती है, नटियार ने कहा। तुम तो काफी हिसाब रखते हो कमाई का। जगमोहन मुस्कुराया। मुझे काफी कुछ पता है, सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, नटियार बोला। स्ट्रांग रूम में गए हो कभी? हाँ, कई बार। मुझे भी एक बार वहां ले चलो। क्यों? नटियार ने जगमोहन को देखा। देखना चाहता हूँ कि स्ट्रांग रूम कैसा होता है, जगमोहन ने सामान्य स्वर में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैनेजर साहब नाराज होंगे। तुम मैनेजर साहब से क्यों नहीं कहते कि स्ट्रांग रूम देखना है? वो मान जाएंगे। क्या पता मान जाए, तुम्हारे बारे में तो मैनेजर साहब अच्छे विचार रखते हैं। ठीक है, आज कहूंगा मैनेजर साहब से। नटियार हर तरफ नजरें दौड़ाता बोला, ऐसे भीड़ वाले मौकों पर गलत लोग भी घुस आते हैं यहाँ। हमें यहाँ लोगों को देखते रहना है और गलत लोगों को पकड़कर बाहर करना है। काम पर लग जाओ, समझो अगले 8-10 दिन फुर्सत नहीं मिलने वाली। नटियार चला गया। जगमोहन वहां मौजूद लोगों को देखने लगा, परंतु उसका दिमाग माला, बंधु, बाज बहादुर और कसीनो की डकैती पर था। वो सोच रहा था कि स्ट्रांग रूम के भीतर की सुरक्षा एक बार देख ले तो डकैती का प्लान तैयार कर ले। बाज बहादुर ने अगर साथ देने को मना कर दिया तो फिर अपने ही प्लान पर काम करना होगा। तभी जगमोहन को सूर्य थापा दिखा, जो किसी हिंदुस्तानी सेठ के साथ था। दोनों की नजरें मिली तो थापा ने हाथ हिला दिया। जगमोहन ने भी हाथ हिलाया। शाम के 7 बजने जा रहे थे। जगमोहन बाज बहादुर के ऑफिस की तरफ चल दिया। बाज बहादुर किस हाल में है वो देख लेना चाहता था, परंतु उसका ऑफिस खाली था। तो क्या वो आया नहीं? जगमोहन ने रिसेप्शन पर मैनेजर साहब के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अभी कसिनो नहीं पहुंचा। जगमोहन कसिनो में टहलता रहा। तभी ताश वाले हॉल में शोर सा उठ गया। जगमोहन वहां पहुंचा तो पता चला कि एक जुआरी को पत्ते लगाकर खेलते पकड़ा गया है। इसी बात पर हंगामा और मारपीट हो गई थी। कसिनो की सिक्योरिटी वालों ने मामला संभाला और पत्ते लगाकर खेलने वाले जुआरी को कसिनो से बाहर कर दिया गया। इस मामले में 40 मिनट लग गए। उसके बाद हॉल का माहौल फिर सामान्य हो गया। ताश का खेल फिर से चालू हो गया। जगमोहन ने उस रास्ते पर नजर मारी जो स्ट्रांग रूम की तरफ जाता था। उधर 2 गनमैन सतर्क मुद्रा में खड़े दिखे। ऐसे भरे पूरे हॉल की नजरों में जबरदस्ती स्ट्रांग रूम में नहीं जाया जा सकता था। ऐसी कोशिश की गई तो उसी क्षण हंगामा मच जाएगा। कसिनो की सिक्योरिटी पलों में वहां आ पहुंचेगी। बहुत सोच समझकर कसिनो के स्ट्रांग रूम का रास्ता सबके सामने रखा गया था कि कोई गुपचुप भीतर न जा सके। ऐसे में जगमोहन को सबसे बड़ी समस्या दिखी कि अगर बाज बहादुर तैयार न हुआ तो काम करने में काफी कठिनाई आएगी। 8:30। जगमोहन पुनः बाज बहादुर के ऑफिस पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर भीतर झांका। अगले ही पर ठिठक गया। बाज बहादुर की कुर्सी पर अजीत गुरंग बैठा था। दोनों की नजरें मिली। गुरंग ने उसे इशारे से भीतर आने को कहा। जगमोहन भीतर आया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार साहब जी, मैं मैनेजर साहब को देखने आया था, आज वो दिखे नहीं। अजीत गुरंग के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें वो बदमाश दिखे जिन्होंने तुम्हें और बाज बहादुर को उठा लिया था? गुरंग ने सवाल किया। नहीं साहब जी, फिर तो उन्हें नहीं देखा। जगमोहन ने सिर हिलाया। गुरंग चुप रहा। मैनेजर साहब आज नहीं आएंगे साहब जी। मैनेजर साहब आज नहीं आएंगे साहब जी, रोज तो वक्त पर आ जाते हैं। गुरंग ने व्याकुल भाव से उसे देखते हुए कहा, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो अपने तक रखना। ठीक है साहब जी, बताइए। जगमोहन ने कहा, कुछ लोगों ने बाज बहादुर के बेटे का अपहरण कर लिया है। क्या? ओह, मुझे लगता है ये वो ही बदमाश है जिन्होंने पहले बाज बहादुर का अपहरण किया था और कसिनो लूटना चाहते थे। ये तो बहुत बुरा हुआ साहब जी। साहब जी का बेटा अभी मिला नहीं? नहीं, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। गुरंग ने गंभीर स्वर में कहा। आप ठीक कहते हैं, ये वो वाले ही बदमाश होंगे। जगमोहन बोला, लोगों ने देखा तो होगा उन्हें। तब उन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे थे। वे काली कार पर आए थे। वे पकड़े जाएंगे साहब जी, पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। यह तो बहुत बुरी खबर है। मैनेजर साहब के दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें अगर वो बदमाश कहीं पर दिखे तो मुझे फौरन बताना। जी साहब जी। ये बात अपने तक ही रखना कि मैनेजर साहब के बेटे का अपहरण हो गया है। जी साहब जी। फिर तो मैनेजर साहब कसिनो नहीं आएंगे। जगमोहन ने कहा, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। इन दिनों यहाँ का काम भी छोड़ा नहीं जा सकता। फिर पुलिस तो ढूंढ ही रही है उसके बेटे को। जगमोहन ऑफिस से बाहर आ गया तो बाज बहादुर अपने बेटे की तलाश में भागा फिर रहा है। वो कसिनो पहुंचने वाला है। चेहरे पर गंभीरता समेटे जगमोहन कसिनो में टहलता रहा। फिर बाथरूम की तरफ गया जहां कम लोग थे। उसने फोन निकाला और बंधु के नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर बंधु की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, माला कैसी है? जगमोहन ने पूछा। अभी तक तो ठीक है। उधर से बंधु के कहर से हंसने की आवाज आई। तुमने उस पर हाथ तो नहीं उठाया? वो चुप है, बकवास नहीं कर रही तो मैं हाथ क्यों उठाऊंगा? बहुत चिंता हो रही है तुझे उस कमीने की। तुम काली कार का इस्तेमाल मत करना, पुलिस कार की तलाश में है। चिंता मत करो, चिंता ना करो। पदम सिंह कैलाश से दूसरी कार ले आया है। तुमने स्ट्रांग रूम देखा?
उसके भीतर तक जाना आसान नहीं और अभी मौका मिला नहीं। लड़का कैसा है? हाथ पांव बांध रखे हैं उसके, सहमा हुआ है। कुछ खिला देना उसे, माला को उसके पास मत भेजना, अपने दोस्तों से ये काम लेना, कहकर जगमोहन ने फोन बंद किया और वापस हॉल में आ गया। उसकी गंभीर निगाह हर तरफ जा रही थी। आधे घंटे बाद उसकी निगाह गुरंग पर पड़ी, जो भीतरी रास्ते से होटल ब्लू स्टार की तरफ जा रहा था। जगमोहन फौरन बाज बहादुर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया कि शायद वो आ पहुंचा हो। दरवाजा खोलते ही बाज बहादुर को भीतर टहलते पाया। जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाज बहादुर बेहद परेशान दिख रहा था। उसने सूट जरूर पहना हुआ था, मगर आज शेव नहीं कर रखी थी। उसे आया पाकर वो ठिठक कर होंठ खींचे उसे देखने लगा। बहुत बुरा हुआ साहब जी। जगमोहन हाथ जोड़े बोला। क्या? बाज बहादुर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आपके बेटे को किसी ने उठा लिया। तुम्हें कैसे पता? बाज बहादुर की आंखें सिकुड़ी। बड़े साहब ने बताया था कुछ देर पहले। गुरंग साहब ने? हाँ जी। बाज बहादुर ने गहरी सांस ली। बड़े साहब कह रहे थे कि आपके बेटे को उन्हीं लोगों ने उठाया होगा जिन्होंने आपको उठाया होगा। ये मैंने ही कहा था, ऐसा मेरा ख्याल है। बाज बहादुर होंठ भींच कर बोला। ये सब कैसे हुआ साहब जी? मेरा बेटा स्कूल से वापस आ रहा था कि चेहरे ढापे दो आदमी उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर पास ही खड़ी काली कार में डाल दिया। एक आदमी चेहरा ढापे कार स्टार्ट किए बैठा था और वो भाग निकले। उसके साथ जो लड़के आ रहे थे उन्होंने जल्दी से हमें घर पर खबर दी। बाज बहादुर बेचैन स्वर में बोला। मुझे गोपाल की चिंता हो रही है। आपके बेटे का नाम गोपाल है? हाँ, 17 साल का तो है। जाने वो बदमाश उसके साथ क्या सितम ढा रहे होंगे। पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। हाँ, पुलिस का ही सहारा है। गुरंग साहब ने कमिश्नर साहब से बात की है। पुलिस बदमाशों की तलाश में है। मुझे बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ दुख की इस घड़ी में? बाज बहादुर ने उसे देखा और सिर हिलाकर बोला। अब तो पुलिस का ही सहारा है। सारा दिन मैं पुलिस के साथ रहा। उन बदमाशों के चेहरे किसी ने नहीं देखे। नहीं। आपका क्या ख्याल है, आपके बेटे को क्यों उठा लिया उन लोगों ने? कसीनो लूटना चाहते होंगे वो। पहले मुझे भी इसी कारण उठाया गया था, परंतु तब वो तुम्हारी वजह से सफल नहीं हो सके। अब फिर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो पहले ही पकड़े जाएंगे। पुलिस पकड़ लेगी उन्हें। बाज बहादुर ने दांत भींच कर कहा। हमने पहले चुप रहकर गलती की। अगर पुलिस में रिपोर्ट की होती तो अब तक वो बदमाश पकड़े गए होते। वो अब भी पकड़े जाएंगे साहब जी। बाज बहादुर होठ भींच कर रह गया। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ साहब जी। परेशान सा बाज बहादुर चुप था। साहब जी, बदमाशों का कोई फोन नहीं आया? शायद वो आपके बेटे को छोड़ने के बदले पैसे मांगे। अभी तक तो ऐसा फोन नहीं आया। वैसे पुलिस ने मेरा मोबाइल फोन टैप कर रखा है। ऐसा कोई फोन आया तो पुलिस को फौरन पता चल जाएगा। ये काम की खबर थी जगमोहन के लिए। आपका मोबाइल फोन टैप कर रखा है? जगमोहन ने पूछा। हाँ, फोन कंपनी की मदद से पुलिस ने यह काम किया है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वो बदमाश जरूर पकड़े जाएंगे साहब जी, उन्हें फोन करने दीजिए। मेरा दिल भी यही कहता है कि वो पकड़े जाएंगे। बाज बहादुर विश्वास भरे स्वर में बोला। आज तो आपके साथ बुरी घटना हो गई, अब मैं क्या कहूँ। नहीं तो मैंने आज आपसे ये कहना था कि मैंने कभी स्ट्रांग रूम नहीं देखा कि वो कैसा होता है। कोई बात नहीं साहब जी, पहले यह मामला सुलझ जाए, फिर स्ट्रांग रूम देख लूंगा। चलता हूँ साहब जी, आज कसिनो में ज्यादा लोग आए हुए हैं, नजर रखनी है उन पर। जगमोहन, बाज बहादुर ने कहा, मेरे बेटे के अपहरण के बारे में किसी से बात मत करना। गुरंग साहब और पुलिस चाहती है कि लोग इस बात को ना जान सके और गोपाल को जल्दी से ढूंढ लिया जाए। खबर फैलने से मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। अपहरण करने वाले लोग मेरे बेटे की जान भी ले सकते हैं। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा साहब जी। जगमोहन बाज बहादुर के ऑफिस से बाहर आ गया। दिखावे के तौर पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, परंतु उसका दिमाग तो इस सारे मामले की तरफ जा रहा था। बाज बहादुर का मोबाइल फोन नेपाल पुलिस ने टेपिंग पर लगा दिया था, यानी कि उन्हें शक है कि अपहरण करने वाले बाज बहादुर को फोन जरूर करेंगे। अगर ये बात पता ना चलती तो सारी प्लानिंग चौपट हो जानी थी। उन्होंने बाज बहादुर के मोबाइल पर ही फोन करना था। खैर, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। तभी ताश वाले हॉल में खेलते समय दो लोगों का झगड़ा हो गया। जगमोहन तब पास में ही था। उसने दोनों को अलग अलग किया। चार और सिक्योरिटी वाले आ गए। 15 मिनट लग गए मामला शांत होने में। उन दोनों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर अब झगड़ा हुआ तो उन्हें कसिनो से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस सारे मामले से निपटकर जगमोहन ताश वाले हॉल में ही टहलता रहा। कई बार वो स्ट्रांग रूम में जाने वाले रास्ते को देख चुका था, जहां एल्यूमिनियम की चौखटों वाला दरवाजा लगा था और उस पर काले शीशे चढ़े थे। 2 गनमैन उधर चौकस खड़े थे। रात 12 बजे उसने खाना खाया। बाज बहादुर आज कसिनो में घूमता नहीं दिखा था। 1 बजे के करीब उसने अजीत गुरंग को बाज बहादुर के ऑफिस में जाते देखा था।
रात के 3 बजते बजते कसीनो से खेलने वालों की भीड़ छट गई थी। रात के 3 बजते बजते कसीनो से खेलने वालों की भीड़ छट गई थी। अब कुछ ही लोग बचे थे जिनके लिए कसीनो का छोटा सा सायरन 10 सेकंड के लिए बजा दिया गया था कि कसीनो बंद होने का वक्त हो गया है। तो वो लोग अपना खेल समेटकर वहां से जाने लगे। इस वक्त अधिकतर वही लोग वहां थे जो होटल ब्लू स्टार में ठहरे हुए थे और भीतर का रास्ता इस्तेमाल करते थे होटल में प्रवेश कर सकते थे। जगमोहन जब कसीनो से बाहर निकला तो सुबह के 3:30 हो रहे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि कुछ दूर तक देख पाना भी संभव नहीं हो रहा था। वो जेबों में हाथ डाले तेजी से आगे बढ़ गया। अब उसका ध्यान देवराज चौहान की तरफ चला गया था कि वो काठमांडू आ गया होगा और कमरे में पहुंचा उसका इंतजार कर रहा होगा। उसे सारा मामला बताना था, माला के बारे में बताना था। इन्हीं सोचों में डूबा वो 3-4 मिनट ही चला होगा कि अपने पीछे उसे कार की हेडलाइट दिखाई दी। वो ठिठक कर पलटा। तभी कार पास आकर रुकी। भीतर आ जाओ, विजय की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन चौंका और फौरन कार के पास पहुंचा। क्या है? अंदर बैठो, विजय कार का दरवाजा खोलता बोला। पिछला दरवाजा खोलता बोला, माला ने बंधु से तगड़ा झगड़ा कर लिया है। क्या? जगमोहन के शरीर में सनसनी दौड़ती चली गई। बंधु ने मारा उसे? स्वर तेज हो गया जगमोहन का। तुम चलो तो। जगमोहन जल्दी से कार के भीतर बैठा। कार आगे बढ़ गई। पदम सिंह कार चला रहा था। माला को मारा बंधु ने? उसे संभालने के लिए थोड़ा सा मारना पड़ा। माला बिफरी पड़ी है, खुद को कमरे में बंद कर रखा है। बहुत कहा, परंतु दरवाजा नहीं खोल रही और तुम्हें बुला लाने की जिद कर रही है। जगमोहन के होंठ विच गए। वो समझ गया कि मामला और भी ज्यादा गंभीर है। तुम लोग कुत्ते हो, कुत्ते, जो उस मासूम पर जुल्म ढा रहे हो। जगमोहन गुर्रा उठा। मैंने कुछ नहीं किया। विजय ने गहरी सांस ली। जो किया है बंधु ने किया है। मुझे सही सही बताओ कि माला के साथ क्या किया बंधु ने? जगमोहन ने गुस्से से कहा। चल रहे हैं, देख लेना। पदम सिंह के उठा। भाई बहन का मामला है ये, हमें क्या। कार जब बड़े से गेट को पार करके भीतर पहुंची तो दरवाजे के माथे पर कोहरे में बुझा बुझा सा बल्ब जल रहा था। वहां काली कार पहले से ही खड़ी थी। तब जगमोहन को पहली बार एहसास हुआ कि जिस कार पर उसे लाया गया है वो कोई दूसरी कार है। कार की हेडलाइट दरवाजे पर पड़ रही थी जो कि बंद था। जगमोहन जल्दी से कार से निकला और दरवाजे की तरफ गया। पीछे से विजय की व्यंग भरी आवाज कानों में पड़ी। देख तो मजनू को, कैसे भागा जा रहा है। जगमोहन ने दरवाजा खोला तो खुलता चला गया। वो भीतर प्रवेश कर गया। फौरन ही ठिठका। सामने ही सोफे पर बंधु पसरा बैठा था। टेबल पर विस्की की खाली बोतल पड़ी थी और बंधु के हाथ में विस्की का गिलास था। गोरखा भी पास में बैठा था, वो भी विस्की पी रहा था। जगमोहन के दांत भिज गए बंधु को देखते ही। बंधु उसे देखकर कड़वे भाव से हंसा। माला कहाँ है? पास पहुंचता जगमोहन गुर्रा उठा। बंधु ने नशे से भरी आंखों से उसे देखा। माला किधर है? जगमोहन की निगाह गोरखा की तरफ उठी। साली ने सारी रात खराब कर दी। बंधु नशे से भरे तीखे स्वर में क्या उठा। तभी पीछे से विजय पास आता क्या उठा। चल मैं बताता हूं माला किस कमरे में है। विजय और जगमोहन आगे बढ़ गए। विजय भीतर के एक कमरे के बंद दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, इसमें है माला। फिर उसने दरवाजा थपथपाकर आवाज दी, माला तुम। चले जाओ कुत्तों कमीनों। भीतर से माला की चीखती आवाज आई और उसकी फेंकी चीज दरवाजे पर आ लगी। तुम सब राक्षस हो, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा, दफा हो जाओ यहां से। जगमोहन के होठ बिछ गए। विजय ने जगमोहन को देखा, फिर वहां से चला गया। माला, जगमोहन ने पुकारा। प्रत्युत्तर में कोई आवाज नहीं। दरवाजा खोलो माला, मैं हूं जगमोहन, जगमोहन ने उच्च स्वर में कहा। फिर कदमों की आवाज दरवाजे के पास आती सुनी उसने। कौन है? माला का गहरी सांस लेता स्वर आया, मैं जगमोहन। उसी पल फौरन दरवाजा खुला। माला के चेहरे पर निगाह पड़ते ही जगमोहन हक्का बक्का रह गया। माला का होठ फटा हुआ था, चेहरा एक तरफ से सूजा हुआ था। जगमोहन, उसे देखते ही माला फफक पड़ी। माला? जगमोहन तेजी से आगे बढ़ा और माला को बाहों में ले लिया। ये क्या हुआ माला? ये मैंने तुमसे कहा था कि मुझे राक्षसों के बीच मत छोड़ो, ये सब कमीने हैं। रोते हुए माला बोली, मुझे यहां से ले चलो जगमोहन। वो कमीना इसी तरह मार मार कर मेरी जान ले लेगा। वो मेरा भाई नहीं, राक्षस है। जगमोहन ने माला को खींच लिया। माला ने भी कसकर जगमोहन को पकड़ा हुआ था। माला उसके सीने पर सिर रखे रोती रही। संभालो अपने को माला, अब मैं आ गया हूं, घबराओ नहीं, मैं आ चुका हूं।
मुझे यहाँ से ले चलो जगमोहन, नहीं तो मैं खाई में कूद कर। चुप, ऐसा नहीं कहते। मेरे होते हुए अब तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। मुझे बता, हुआ क्या था? माला उससे अलग हुई। उसका सूजा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसके खूबसूरत चेहरे का हाल देखकर जगमोहन का खून खौल उठा। क्या हुआ था? जगमोहन गुर्रा उठा। वो राक्षस उस लड़के को मार रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। इतनी सी ही बात थी कि बंधु मुझे मारने लगा। माला पुनः रो पड़ी। उसने मुझे बहुत मारा जगमोहन, लातों से, घूसों से। मैं चीखती रही, पर वो राक्षस नहीं रुका। अगर मैं खुद को कमरे में बंद न कर लेती तो वो। जगमोहन ने माला का हाथ पकड़ा और उसे लेते दरवाजे से बाहर निकला। ये क्या कर रहे? तुम चलो मेरे साथ और अब अपने भाई का हाल देखो। जगमोहन दांत किटकिटाता उसे खींचता बोला, वो तुम्हें मार देगा। वो बहुत बुरा इंसान है। रुक जाओ, मुझे डर लग रहा। जगमोहन माला को साथ लेता ड्राइंग रूम में जा पहुंचा, जहां बंधु, गोरखा, पदम सिंह और विजय मौजूद थे। वे सब विस्की पी रहे थे, परंतु अब उनकी निगाह जगमोहन पर जा टिकी थी। लैला की हालत देखकर मजनू को बहुत पीड़ा हो रही है, विजय कह उठा। बंधु उन्हें देखता नशे से भरे स्वर में हंस पड़ा। जगमोहन दांत पीछे बंधु के पास जा पहुंचा। मैंने तुझसे कहा था कि माला को मत मारना। गुर्रा उठा जगमोहन। पदम सिंह ने उसी पल गिलास रखकर रिवॉल्वर निकाल ली। वो मेरी बहन। तभी जगमोहन का घुसा वेग के साथ बंधु के चेहरे पर पड़ा तो बंधु सोफे पर लुढ़क गया। हाथ से विस्की का गिलास छूट गया। जगमोहन ने उसके सिर के बाल पकड़कर उसे सीधा किया और एक साथ 2 घूंसे उसके चेहरे पर जड़ दिए। बंधु के होठों से वहशी घुर्राहट निकली और उसने जगमोहन को धक्का दिया। जगमोहन लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ। बंधु गुर्राता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका नशे से भरा चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसके होठ के कोने में खून दिखाई देने लगा था। घूसे ने उसके गाल को भीतर से फाड़ दिया था। तभी पदम सिंह ने आगे बढ़कर जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर लगा दी। हिला तो गोली चला दूंगा। दूर खड़ी माला कांपती सी चीख उठी, तूने मुझ पर हाथ उठाया? बंधु पर। बंधु का स्वर नशे से भरभरा रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ा। तभी जगमोहन ने जूते की ठोकर बंधु के पेट में दे मारी। बंधु सोफे से टकराता नीचे फर्श के कालीन पर लुढ़कता चला गया। गोली मार दूंगा। पदम सिंह एकाएक रिवॉल्वर लगाए खतरनाक स्वर में कह उठा। जगमोहन पलटा और दांत पीछे जोरदार घुसा पदम सिंह के चेहरे पर दे मारा। हल्की सी चीख के साथ पदम सिंह लड़खड़ाकर पीछे हटता गया। जगमोहन ने उसी पल उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मारा और छीनकर एक तरफ फेंक दी और तेजी से नीचे पड़े बंधु के पास पहुंचा, जो कि शराब के नशे में बेसुध उठने की कोशिश कर रहा था। जगमोहन ने जोरदार ठोकर उसकी कमर में मारी। बंधु चीख उठा। इससे पहले कि दूसरी ठोकर मारता विजय उसके पास पहुंचा और उसकी बाह पकड़कर धक्का दिया। जगमोहन 3 कदम लड़खड़ा कर संभला। बस बहुत हो गया, विजय ने खतरनाक स्वर में कहा। बंधु तगड़े नशे में है, तू उसे इस तरह नहीं मार सकता। मुझे रोकेगा तू? जगमोहन पागलों की तरह गुर्रा उठा। हाँ, भला इसी में है कि मजनू? भला इसी में है मजनू कि अपना जोश शांत कर ले? विजय ने कहा, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि। तभी जगमोहन भूत की भांति उस पर झपट पड़ा। विजय समझ भी नहीं सका कि कब जगमोहन उसके पास आया और उसका घुटना उसके पेट में लगा। वो पेट थामे नीचे गिरता चला गया। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। वह पुनः बंधु की तरफ झपटा, जो कि अब तक उठकर बैठ गया था और नशे से भरी हंसी हंस रहा था। उसी पल गोरखा पीछे से जगमोहन पर झपटा और बाहों को घेरा डालकर उसे जकड़ लिया। बस कर, गोरखा ने शांत स्वर में कहा। हमें बीच में आने को मजबूर मत कर। तब तक विजय भी खड़ा हो चुका था और जगमोहन पर झपट पड़ा। पदम, गोरखा चीखा, विजय को संभाल, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। पदम सिंह बाज की तरह झपटा और विजय को पकड़कर पीछे खींच लिया। जगमोहन ने बारी बारी खा जाने वाली निगाहों से सबको देखा। नीचे बैठा बंधु नशे से भरे ढंग से मुस्कुराता जगमोहन को देख रहा था। पदम, बंधु लड़खड़ाते स्वर में बोला, मैंने ज्यादा पी ली क्या? बहुत ज्यादा। ये साली बोतल ने मुझे घुमाकर रख दिया आज तो। ये जगमोहन है ना? क्या कर रहा है ये? बंधु पुनः नशे में बोला। गोरखा ने जगमोहन को अपनी बाहों के घेरे से आजाद किया और क्या उठा। ये अपने होश में नहीं है। जो भी बात करनी हो तब करना जब ये अपने होश में आ जाए। जगमोहन सबको देखते गुर्रा कर क्या उठा। तुम सब सीधे हो जाओ कमीनों। जगमोहन नाम है मेरा। मिनटों में तुम सबका किस्सा खत्म कर दूंगा। सिर्फ माला की वजह से ही अब तक तुम लोग बचे हुए हो। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि, और इस कुत्ते को भी बता देना जब यह होश में आए कि अब किसी ने माला को कुछ कहा तो मैं तुम सबको शूट कर दूंगा। मेरा मुकाबला करने की सोचना भी मत। सेकंडों में तुम सबको खत्म कर दूंगा। नीचे बैठा बंधु नशे से भरे अंदाज में हंसा। जगमोहन आगे बढ़ा और माला का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे में पहुंचकर जगमोहन कुर्सी पर जा बैठा। उसका चेहरा क्रोध से दहक रहा था।
दांत भींचे हुए थे अभी तक। उसने माला के सूजन भरे चेहरे को देखा और धीमे से गुर्रा उठा। माला की आंखों में आंसू भरा है। वो कुर्सी के पास घुटने के बल आ बैठी। जगमोहन एकाएक माला ने अपना हाथ उसके घुटने पर रखा। तुमने तुमने मेरे लिए उन्हें मारा? तुम्हारे लिए नहीं मारा। जगमोहन सुलगते स्वर में कह उठा। तुम्हारे कारण वो बच गया। तुमने बंधु को मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। माला भर्राए स्वर में कह उठी। जगमोहन का हाथ माला के सूजे चेहरे पर पहुंच गया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा जब बंधु ने तुम्हें मारा। माला की आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़काए। रोना बंद करो। जगमोहन का गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि बंधु तुम्हें कभी नहीं मारेगा। वो तुम पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। मुझे यहां से लेकर चलो जगमोहन। माला सुबह उठी। मेरी जान निकल जाएगी यार। तुम्हें शायद मेरे वादे पर भरोसा नहीं कि अब बंधु तुम पर हाथ नहीं उठा पाएगा। तुम क्या समझते हो कि बंधु तुमसे डर गया है? माला गंभीर स्वर में क्या उठी। वो किसी से नहीं डरता। इस वक्त वो इतने ज्यादा नशे में था कि कुछ कर नहीं सका। सुबह वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम अभी यहां से चले जाओ। बस इतने से ही डर गई। जगमोहन जबरन मुस्कुराया। माला आंसुओं भरी आंखों से उसे देखती रही। सुबह बंधु मुझसे नहीं, मैं बंधु से बात करूंगा। यह जरूरी नहीं कि मैं उसके लिए कसीनो में डकैती करने के बाद ही तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं पहले भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। मेरी शराफत को बंधु मेरी कमजोरी समझा, ये उसकी भूल रही। मैं किसी से भी डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। यह बात अब बंधु समझ जाएगा। जगमोहन का लहजा कठोर था। वो पदम तुम्हें गोली मारने वाला था। माला घबरा कर क्या उठी। वो मुझे गोली मारने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके लिए डकैती कर रहा हूं। मैं ही हूं जो उन्हें 50-60 करोड़ दिला सकता है। इस बात को वो अच्छी तरह समझते हैं। सुबह मैं उन्हें समझा भी दूंगा। अगर वो नहीं समझे तो डकैती गई कुएं में और मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। जगमोहन के स्वर में दृढ़ता झलक रही थी। बंधु मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देगा। माला का चेहरा बुझ सा गया। वो मुझे नहीं रोक सकता। जगमोहन की आंखों में खतरनाक भाव चमके। अब तक मैं अपनी मर्जी से ही रुका हुआ था, परंतु वो तुम्हारा भाई है, इसलिए एक आखिरी मौका दूंगा उसे सुधरने का। अब जो भी बात होगी कल होगी उससे। मुझे घबराहट हो रही है जगमोहन। माला कांपते स्वर में क्या उठी। जगमोहन प्यार से माला के सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी पदम सिंह खुले दरवाजे पर खड़ा नजर आया। क्या है? जगमोहन उसे देखते ही दांत पीछे गुर्रा उठा। तुम दोनों को देखने आया था, पदम सिंह ने कहा। आज तो तुम बहुत गुस्से में आ गए। दफा हो जाओ यहां से। जगमोहन ने खा जाने वाले स्वर में कहा। सुबह बात करूंगा तुमसे। पदम सिंह पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगाने की आवाज स्पष्ट कानों में पड़ी। अगले दिन सुबह 10:30 बजे जगमोहन की आंख खुली। उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। माला कुछ दूर पर कुर्सी पर बैठी सोचों में डूबी दिखी। उसके चेहरे की सूजन रात से कम हो गई थी। उठ गए तुम? उसे देखते ही माला फौरन उठी और उसके पास आ गई। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर माला को देखा। रात का गुस्सा अभी भी उसमें बाकी था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रात से ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द है मुंह में। माला ने बताया। बंधु कहाँ है? जगमोहन के चेहरे पर सख्ती उभरी। वो सोया हुआ है। और वो लड़का? जगमोहन ने पूछा। गोरखा उसके पहरे पर है। मैंने उसे 2 पराठे बनाकर खिला दिए थे। उसका नाम गोपाल है। माला बोली। तुम्हें उस लड़के के सामने नहीं जाना चाहिए था। क्या करती मैं? रात बंधु उसे मारे जा रहा था। लड़का रोते हुए चीख रहा था। उसे बचाने गई थी। बंधु? जगमोहन के दांत भिज गए। कॉफी बनाऊं? हाँ। जगमोहन अपने गुस्से पर काबू पाने की चेष्टा करता क्या उठा। माला उठी और बाहर निकल गई। जगमोहन रजाई ओढ़े बैठा सोचों में डूबा रहा। रात माला इसी कमरे में बेड पर उसके साथ सोई थी, परंतु उनमें बराबर दूरी रही थी। जिक्र के काबिल रात की कोई बात नहीं थी। जल्दी ही माला कॉफी बना लाई। एक प्याला अपने लिए भी लाई थी। जगमोहन को देने के बाद खुद भी उसके पास ही बैठकर कॉफी पीने लगी। आज जगमोहन की निगाह माला के खूबसूरत चेहरे पर नहीं थी। वो तो गुस्से में भरा बंधु से बात करना चाहता था कि उसका इरादा क्या है। तुम्हारा भाई साहब नहीं आया अभी तक? माला ने पूछा। रात को आना था, आ गए होंगे। मैं 3 बजे तक तो कसीनो में ड्यूटी पर था, उसके बाद यहाँ आना पड़ गया। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माला बोली। तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। बंधु से 2 टुक बात करके जाऊंगा। भाई साहब को फोन कर लेता हूँ। क्या कर जगमोहन ने जेब टटोली, परंतु फोन नहीं था। बेड पर देखा तो वहां भी नहीं था। तभी माला क्या उठी। ड्राइंग रूम में देखती हूँ कहीं रात फोन वहां न गिर गया हो झगड़े के समय। कॉफी का प्याला रखकर माला बाहर निकल गई। जगमोहन सोच रहा था कि आज देवराज चौहान को इन सब बातों के बारे में बताएगा। 5 मिनट बाद माला वापस आई। उसके हाथ में फोन था, वहीं सोफे के पास गिरा मिला। जगमोहन ने फोन लिया। उसे देखा तो बंद था। उसे चालू करने की कोशिश की तो वो चालू नहीं हुआ। नीचे गिरने से उसमें कोई खराबी आ गई थी। जगमोहन ने फोन एक तरफ रखा और कॉफी खत्म करके नहाने चला गया। नहा धोकर कपड़े बदले तो
तब तक माला नाश्ता बना लाई थी। जगमोहन ने नाश्ता किया। सोचों में डूबा रहा। माला पास ही बैठी थी। तुमने नाश्ता नहीं किया? जगमोहन ने पूछा। तुम्हारे बात करूंगी। माला मुस्कुराई। जगमोहन ने उसके सूजन भरे चेहरे पर निगाह मारी। अब ठीक है। उसकी नजरों को पहचान कर माला ने अपने गाल पर हाथ लगाया। माला उसके बर्तन ले गई, फिर फौरन ही वापस लौटकर बताया, बंधु उठ गया है। कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठा है, माला ने कहा। जगमोहन उठा और बाहर निकल गया। चेहरे पर गुस्सा आ गया था। माला उसके पीछे चल पड़ी। मुझे डर लग रहा है जगमोहन, माला बोली। अब वो तुमसे झगड़ा करेगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। वे ड्राइंग रूम में पहुंचे। बंधु और पदम सिंह वहां थे। बंधु सोया उठा दिख रहा था। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी। बंधु ने दोनों को देखा, फिर उसकी निगाह माला के चेहरे पर जा टिकी। ओह, मेरी प्यारी बहन का चेहरा बिगड़ गया। बंधु गहरी सांस लेकर बोला, बुरा हुआ, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। तब तुम ठीक रहती। अपने काम से मतलब रखना चाहिए था तुम्हें। फिर उसने जगमोहन से कहा, रात मैंने ही पदम और विजय से कहा था कि 3 बजे कसिनो में तुम्हारी ड्यूटी खत्म होती है। तुम्हें बुला लाए, माला ठीक हो जाएगी। इसने तो अपने को कमरे में बंद कर लिया था और गुस्से में चीजें तोड़ फोड़ कर रही थी। जगमोहन उसके सामने सोफे पर बैठता बोला, तुम चाहते क्या हो? स्वर में कठोरता थी। मैं, बंधु हंसा, कसिनो में डकैती करना चाहता हूँ। कसिनो में डकैती चाहता हूँ, वो सारे नोट चाहता हूँ जो इस तरह डकैती होगी नहीं। बंधु ने जगमोहन को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, तुम्हें माला से शादी करनी है तो डकैती होगी ही। करोगे तुम? माला से मैं डकैती के बगैर भी शादी कर सकता हूँ। जगमोहन ने होठ बीचकर कहा, मैं माला का भाई हूँ, शादी होने नहीं दूंगा। तब तुम में इतना दम नहीं कि मुझे रोक सको। जगमोहन ने चुपते स्वर में कहा, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, यह बात शायद तुम भी समझते हो। मैं आसानी से माला से शादी कर सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तक मैं तुम्हारी बात मान रहा था तो सिर्फ माला की वजह से, परंतु तुम हद से आगे बढ़ गए। रात को माला को बीच में नहीं आना चाहिए था। बंधु क्या उठा, वो अगर बीच में आई तो क्या तुम उसका मुंह तोड़ दोगे? बंधु हंसा, कल ज्यादा पी ली थी तभी। मैंने तुम्हें कहा था कि बाज बहादुर के लड़के को खाना देने तक से ही मतलब रखना है, उसे मारना नहीं है, परंतु तुमने मारा। साला उछल कूद मचा रहा था, गोरखा को धक्का देकर यहां से भाग जाना। तुमने उसे कैद कर रखा है तो वो क्यों नहीं भाग जाना चाहेगा, परंतु तुमने उसे मारा क्यों? पैरा सख्त कर देते। जगमोहन दांत भींचे बोला, मैंने तुम्हें 10 बार कहा था कि माला को नहीं मारना, परंतु तुमने इसे बुरी तरह मारा। बंधु ने मुस्कुराकर माला को देखा और क्या उठा, शायद ज्यादा चोट लग गई। मेरे ख्याल में तुम डकैती नहीं करना चाहते। ऐसा मत कहो, मैं डकैती करना चाहता हूं। बंधु ने जगमोहन को देखा, परंतु तुम्हारी हरकतें कुछ और ही कह रही है। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। अब मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। बंधु ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। जगमोहन ने शब्दों को चबाकर कहा, माला को भूल जाओ कि तुम्हारी हाँ के बाद ही हमारी शादी होगी। तेरे जैसों को संभालना मुझे आता है, फिर भी मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। जहां पर भी तू मेरी बातों के खिलाफ चला, डकैती का काम वही रुक जाएगा, फिर डकैती नहीं होगी, परंतु मेरी और माला की शादी जरूर होगी। जो मैं कहूं तेरे को वही करना है। अच्छी तरह सोच ले, अब तेरी हाँ के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो माला को लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। बंधु ने कश लिया। जगमोहन को देखा। जगमोहन दांत बीचे उसे देख रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बंधु ने कहा। अब अगर तुम मेरी बातों से बाहर गए तो डकैती का काम रुक जाएगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। माना? बाज बहादुर के लड़के को कुछ नहीं कहोगे, माला से दूर रहोगे, यह आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। बंधु ने शराफत से सिर हिला दिया। माला गंभीर सी खड़ी, कभी बंधु को देखती तो कभी जगमोहन को। मैनेजर का लड़का हमारे पास है, हमें उससे बात कर लेनी चाहिए, बंधु बोला। अभी नहीं, अभी उसे वक्त दो कि अपने बेटे के लिए तड़पे। पुलिस जबरदस्त ढंग से उसके बेटे को तलाश कर रही है। 2-3 दिन तक तो वो पुलिस की तरफ से निराश हो जाएगा। उसके मोबाइल पर तो भूल कर भी फोन मत करना। उसका मोबाइल फोन कंपनी की सहायता से टेपिंग पर लगा रखा है। पुलिस को भरोसा है कि अपहरण करने वालों का फोन आएगा। ओह, बंधु के होठों से निकला। अभी आराम से रहो और किसी बात की जल्दी मत करो। मेरे हिसाब से चलोगे तो आराम से काम हो जाएगा। लोग इसलिए फंसते हैं कि गलतियां कर जाते हैं, परंतु हमें कोई गलती नहीं करनी है। जब मैं कहूं तभी हरकत में आना है। ठीक है, बंधु बोला, जो कहोगे वो ही करूंगा। मुझे तो मिलने वाले नोटों से मतलब है। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। जगमोहन उठते हुए क्या उठा, अब कोई गलती मत करना। फिर जगमोहन ने माला को देखते हुए कहा, मैं अब चलूंगा, मुझे कुछ काम है। मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ, तुम खाकर जाना। माला क्या उठी, मुझे जाना होगा, काम है। अब बंधु तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तो मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा और डकैती भी नहीं होगी। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे इसके चौथे एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।